क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 10 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर, उसकी पीडीएफ, आपका स्टडी प्लान, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डाउट डिस्कशन एंड मच मोर मैनी थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा जो है नंबर है, ऑफिशियल नंबर, सिर्फ एक नंबर है 9650347272। इसको आप लोग जो है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वॉट एवर यू लाइक। ठीक। हमारे जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको हम लोग देखेंगे अब विस्तार से। ठीक। तो देखिए अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। देखिए समृद्ध इनिशिएटिव, ठीक, इसके फैक्ट समझ लेते हैं। समृद्ध जो पहल है, इनिशिएटिव है, ये किसका किसका है? एम, अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का है। ठीक। किसके साथ में? यूएस एड, यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो एम नीति आयोग और यूएस एड हो गया, ये दोनों लोग आपस में साझेदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं समृद्ध इनिशिएटिव के लिए। इसका फुल फॉर्म आपको जो है एकदम समझा देगा क्या चीज़ है। सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। अगर इससे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो और आसान तरीके से समझ लीजिए, ये आपको क्या है, हेल्थ केयर की सुविधाएं प्रोवाइड करता है टीयर 2, टीयर 3 रूरल, ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्रों में। ठीक। किस प्रोवाइड करेगा? वो भी कम दाम में और गुणवत्तापूर्ण होगा, यानी क्वालिटी वाली। ठीक। दो एजेंसियां जुड़ी, साथ में उन्होंने इनिशिएटिव चालू किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये, ठीक, गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सर्विसेज कम पैसे में और ऐसी जगहों पर जहां पर जो है ज़्यादातर हेल्थ केयर सुविधाएं अभी इतनी नहीं अच्छी हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये पूरी चीज़ है यहाँ पर। 2020 में यूएस एड, आईपीई ग्लोबल और भारतीय सरकार, भारतीय एकेडमिया, ठीक, इन सब ने मिलकर समृद्ध ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक मतलब सरकार का पैसा और फिलॉन्थ्रोपिक फंड्स लगते हैं और हेल्थ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज द सोल मोटिव जो मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो बैरियर्स होते हैं कि छोटी जगहों पे हेल्थ केयर में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं लोग, नहीं इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? उनको लगता है वहाँ से आउटपुट नहीं निकल पाएगा। उसको खत्म करता है समृद्ध इनिशिएटिव। याद रहेगा ना कौन कौन है? जरूर एक बार रिवाइज करिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखिए आइडिया डाटाबेस, ये आइडिया वो वोडाफोन आइडिया वाला नहीं है। आइडिया का मतलब है इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना? तो मतलब कृषि के क्षेत्र में भारत का डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। समझना की बात। अब क्या है, अब देखो समझना आसान हो गया। हमारा जो जो कृषि मंत्रालय है उसने काम चालू कर दिया है एग्री स्टैक पे। एग्री स्टैक क्या है कि फार्मर से संबंधित जो भी एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं सरकार के द्वारा या अलग अलग जो है क्षेत्रों के द्वारा, संस्थानों के द्वारा, उसमें क्या है कि उसमें जैसे कि कुछ कोड लेयर है, फिर और कुछ सर्विसेज देनी है, तो फार्मर्स से संबंधित जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। ये इसको आइडिया बोला जा रहा है। तो आइडिया डेटाबेस एग्रीकल्चर संबंधित है, एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है आपका एग्रीकल्चर संबंधित। ठीक, ये चीज़ है। इससे क्या होगा भाई साहब कि गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से योजनाएं बना सकेगी, इनकम भी फार्मर्स की बढ़ेगी और जो है दक्षता जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगी एज ए होल। पहला स्टेप अभी क्या है कि फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस अभी यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये हम लोग ने फेडरेटेड वर्ड अभी पीछे एक जगह पढ़ा था, किसी को याद आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है ये आपका फार्मर्स सबका डेटा पूरा जो है, जो भी फार्मर पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत हैं, पीएम किसान स्कीम, ठीक, के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन सबको इस डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। समझना की बात। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित। देखिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम,
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। इसमें क्या है कि एक जगह आपको आना है, ठीक, एक वेबसाइट है, आप निवेशक हैं, याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। इसमें कुछ अभी जो संदर्भ चलिए पहले बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर पहला केंद्र शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिसने कि आपका इस पे ऑन बोर्ड हो गया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर। और इसकी वजह से जो है आपका वहाँ पर सुगमता बढ़ेगी बिजनेस करने के लिए। यूनियन टेरिटरी में पहला कौन हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी बोल रहा हूँ, ठीक, पहली यूनियन टेरिटरी। अब इसमें सिस्टम क्या है कि आप निवेशक हैं, कई सारे निवेशक हैं, वो अगर चाहते हैं काम, मतलब जैसे अब जम्मू कश्मीर में इस पे आ गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे, तो वहाँ पे वो जाकर इस वेबसाइट पे जाएंगे। फिर वहाँ पर जो कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क हैं, उनमें उनका जो भी बिजनेस है, निवेशक मान लीजिए कोई किसी एक क्षेत्र में, कपड़े के क्षेत्र में काम करना चाहता है, ठीक, तो उस वाले इंडस्ट्रियल पार्क में जाके उसको जो भी अप्रूवल लेने हैं, वो वहाँ पे जाना, टाइम वेस्ट करना, पैसे का वेस्ट करना, ये सब कुछ नहीं। यहीं इसी वेब पोर्टल से सारे अप्रूवल, सारी चीज़ें, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। जैसे हम लोग करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, वैसे बिजनेस आप करना चाहते हो, ठीक, तो आपको बस इस पोर्टल पे जाना है, आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, वहाँ पे जाके आप जो है सारे अप्रूवल यहीं से ले लीजिए। आपको कौन सा जितने भी लैंड सिस्टम है, लैंड जो क्या चाहिए, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से लिंक्ड है, ठीक। और ये अब 45 इंडस्ट्रियल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा कि भाई साहब उनको ज़मीन पार्सल जो है मिल सके आपका जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे क्या चीज़ें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। 2020 के बजट में ये अनाउंसमेंट किया गया था डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई गाइड कर किया जाता है, इन्वेस्टर्स को, उनको अप्रूवल जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे एक जगह पे मिल जाते हैं, ठीक। सितंबर 2021 में इसको सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। अब देखो, सिर्फ केंद्र जो किसी संबंधित कोई अप्रूवल लेने हैं, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस वाले को, इन्वेस्टर को, तो केंद्र के ही 142 सेंट्रल अप्रूवल तो इसी पोर्टल से मिल जाएंगे आपको। और अगर ओवरऑल देखा जाए, ये तो केंद्र के लिए था, सेंट्रल अप्रूवल्स थे। ओवरऑल अगर देखा जाए अलग अलग सेंटर और स्टेट के अप्रूवल, तो ये 3000 अप्रूवल इसी जो है सिंगल विंडो सिस्टम से आपको मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ है, नो योर अप्रूवल। फिर आपने जब अप्लाई किया तो आपको यहाँ से ये भी पता चलता रहेगा कि भाई अप्रूवल को क्या सिस्टम कहाँ पहुँचा, क्या है, ये सारी चीज़ें। वैसे काफ़ी तेज होगा, कई सारे मंत्रालय हैं, कई सारे स्टेट्स हैं जो इसमें ऑन बोर्ड हो चुके हैं। Our next topic is from General Studies Paper 1, आर्ट एंड कल्चर। देखिए, री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया, भारत में संग्रहालयों का पुनः मूल्यांकन, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो संस्कृति मंत्रालय है, वो एक ऑर्गेनाइज कर रही है एक इवेंट। ये 2 दिन का है और ये वैश्विक लेवल का है, ग्लोबल समिट है, री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया। अब देखो, म्यूजियम में क्या होता है भाई साहब, जो पुरानी चीज़ें हैं, कई मान लीजिए कोई योद्धा थे, उनके जो है कपड़े वहाँ रखे हुए हैं, आप हिस्ट्री को वहाँ जाके ऑब्जर्व करते हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको वहाँ जाके ऑब्जर्व करते हो, आप कुछ पता, आप देखते हो, समझते हो कि हाँ यार पहले कैसे लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ें हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना, उनको संरक्षित रखना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, साइंस इन्वॉल्व होती है, उनका प्रेजेंटेशन है, मच मोर थिंग्स आर देयर टू बी इन द म्यूजियम्स, जो कि हेल्प करती हैं हमें वो चीज़ें दिखलाने में। तो उन्हीं से संबंधित जो है यहाँ पर ये समिट हुआ है और ये आपका कई लोग, दुनिया के जो दिग्गज लोग हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे, एक्सपर्ट्स हैं, और वो फिर बात करेंगे भाई साहब कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये मैनेजमेंट और कैसे प्रबंधन करना चाहिए म्यूजियम का, कैसे हमें इसका विकास करना चाहिए और इवॉल्व हो, ठीक। तो इस समिट को पार्टनर किया है ब्लूमबर्ग ने, ये जो एक फैक्ट है हो सकता है पूछ ले, और नॉलेज शेयर करेंगे एक दूसरे से, नए म्यूजियम नर्चर, रिन्यूएबल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, री इन्विगोरेट एग्जिस्टिंग म्यूजियम्स, जो एग्जिस्टिंग म्यूजियम हैं, मौजूदा संग्रहालयों को फिर से जीवंत करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें होंगी। ऑनलाइन समिट जो है 4 ब्रॉड थीम्स पर होगा, 4 व्यापक विषय शामिल हैं इसमें, वास्तुकला और कार्यात्मक आवश्यकताएं, और दूसरा है प्रबंध, ठीक, और तीसरा है कलेक्शंस इंक्लूडिंग क्यूरेशन, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, और चौथा है एजुकेशन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। देख रहे हो ये सारी चीज़ें।
अच्छी जगह है। आप न्यू दिल्ली अगर कभी जाएं तो वहाँ पर जो है आपको म्यूज़ियम जो है काफ़ी बढ़िया है, देखिएगा ज़रूर। ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, फेयरबैंक्स डिजीज, एक्रोमेगाली। एक्चुअली ये जो है हेल्थ इश्यूज से संबंधित होना चाहिए। अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने राज्यसभा, क्योंकि अभी संसद जो है सेशन में है, तो राज्यसभा में उन्होंने इन्फॉर्म किया 2 डिसीजेस के बारे में। एक डिजीज है फेयर बैंक्स डिसीज और दूसरी है एक्रोमेगाली। ठीक। फेयर बैंक डिसीज जो है ये मल्टी एपिफिजियल डिस्प्लेजिया जो है, ये आपका जो है दर्द, ऑर्थोपेडिक, हाँ, पैरों में हड्डियों में दर्द होना, इन सब से संबंधित है। और इसकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं अभी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन में, मतलब कि जैसे एम्स टाइप के हैं वहीं पे अवेलेबल है, ऐसा हमारे हेल्थ के मिनिस्टर जी ने खुद से बताया है। और एक और जो दुर्लभ विकार है, डिसऑर्डर है, एक्रोमेगाली। ये जो है जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर निकलता है और बनता है, और उसकी वजह से ट्यूमर भी पित्त में बन जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में बन जाता है। तो ये जो है आपका एक्रोमेगाली कहलाता है। इस डिसऑर्डर में हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एज कम है, हाइट बहुत ज़्यादा है चाइल्डहुड में ही। और इसकी वजह से क्या होता है कि बिफोर द फ्यूजन ऑफ बोनी एफिफाइसिस, मतलब जब सलियन होना है, एफिफाइसिस, हड्डी के एफिफाइसिस के सलियन से पहले ही बच्चों में, किशोर आयु के वर्ग में बहुत ज़्यादा जो है हाइट बढ़ जाती है। सोमाटोस्टैटिन ड्रग जो है यूज़ की जाती है एक्रोमेगाली में। ठीक। सोमाटोस्टैटिन, और ये शेड्यूल्ड ड्रग है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 के अंतर्गत आती है। और इसीलिए इस ड्रग का प्राइस नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी फिक्स करती है। अब आप लोग से क्वेश्चन ये है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एक्चुअली कुछ इसमें ट्विस्ट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक। एक्रोमेगाली और दूसरा था आपका फेयर बैंक्स डिसीज, ये अलग अलग के बारे में अभी यहाँ पर बात हुई। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, और ये एजुकेशन से संबंधित। देखिए ये वैसे तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पॉलीगॉन। आप लोगों ने सुना होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मान लीजिए कई सारे नोड्स होते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है डाला, तो ट्रांजैक्शन को कई सारे जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, वो सब इसको जो है वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद एक सिंगल ब्लॉक को का चेन होती है। ठीक। उसको फिर वो करके यहाँ लाइन पे लगा देते हैं। तो ये मान लीजिए 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, अब अगला लगाया तो 5वां हो गया। तो ये चीज़ें एक ब्लॉक चेन है, ब्लॉक्स की चेन जिसपे वो लगा देते हैं, और ये फिर कभी चेंज नहीं होती है। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में यूज़ किया जाता है। उसी में एथेरियम भी एक जो है आपका क्रिप्टो करेंसी जिसमें यूज़ किया जाता है। अब इथेरियम में क्या हुआ है कि ये ब्लॉकचेन में कंजेशन हो गया ज़्यादा, तो एक सब ब्लॉकचेन बनाने की बात हुई, तो उसको जो सब यानी कि एक उसको कंप्लीमेंट करने वाली, सप्लीमेंट करने वाली जो ब्लॉकचेन बनाई गई, उसका नाम है पॉलीगॉन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको इंडियंस ने बनाया है। जयंती कनानी हो गए, संदीप नैलवाल, नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंडिया का ही ध्यान रखना, किससे संबंधित है वो ध्यान रखना। और अभी ये लोग पैसा जुटा रहे हैं निवेशकों से, जैसे कि सेक्योर कैपिटल इंडिया, बहुत बड़े बड़े ये जो है कैपिटल फंड्स हैं, सॉफ्ट बैंक, विजन फंड 2, टाइगर ग्लोबल, भाई साहब 450 मिलियन जो है इन्होंने अभी यहाँ पर जुटाए हैं पॉलीगॉन के लिए। ये एक डिसेंट्रलाइज स्केलिंग प्लेटफॉर्म है आपका इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए। ठीक। विकेंद्रीकृत स्केलिंग प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए। समझना की बात। और ये प्लेटफॉर्म एक तरीके का लेयर 2 है, नेटवर्क बिल्ट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, जो ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा हो गया, उसको जो है सरल ईजी कर देगा इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए। ठीक। इस जो लेयर 2 बनाई गई है ब्लॉकचेन की, मेन ब्लॉकचेन को हेल्प करने के लिए, इसको पॉलीगॉन बोलता है। इस नेटवर्क का खुद का भी एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम मैटिक है, मैटिक, ऑटोमेटिक
पॉलीगॉनमैटिक, जैसे भी याद हो याद करिए, रिवाइज करिए, जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स शॉर्टेज। आप लोगों को पता है कि जब से ये अच्छा, पहले सबसे पहली बात कि सेमीकंडक्टर्स बनते कहाँ कहाँ, अच्छा उससे भी पहली बात सेमीकंडक्टर्स यूज कहाँ पे होते हैं। भाई ये मोबाइल जो देख रहे हो ना, लैपटॉप जिसमें वीडियो देख रहे हो, इसमें सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज उठा लो, सेमीकंडक्टर चिप उसमें लगती ही लगती है। इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन्स। तो अब ये जो यूज है वो हमने समझ लिया। अब ये ज्यादातर ये चिप्स बनती कहाँ पे, एशिया में बनती हैं। ठीक, यूरोप में कितनी बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% बनती हैं, पूरे जितने भी वर्ल्ड में बन रही है उसका 10%। मैक्सिमम एशिया बनती है, और एशिया में चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान यहां पे बनती है। जैसे ताइवान का क्या, तोशिबा, आप लोगों ने नाम सुना, तो वो ताइवान की है। ठीक, ताइवान, हालांकि चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान अपने आप को अलग कंट्री मानता है। बहुत सारे विवाद हैं, खैर उसमें नहीं पड़ेंगे। तो चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स यहां बनती हैं। और जब कोरोना आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये सप्लाई चेन्स थी चिप्स की, ये जाने बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हुई, तो चिप की हुई शॉर्टेज। लेकिन आप लोग को ये पता है कि ज़्यादातर चीज़ें और घर से लोग देखने लगे, तो उन लोग को चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसमें जो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सेल बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेल तो बढ़ी, लेकिन चिप्स बन नहीं रही थी, तो क्या होगा, सप्लाई कम, शॉर्टेज हो गया। तो यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ा जो है वो इसमें नुकसान हुआ, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनको जो है दिक्कत बहुत हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम 10% अभी बना रहे थे, हम 2030 तक जो है 20% बनाएंगे, ऐसा नया प्लान लाने जा रहे हैं हम। और यूरोपियन यूनियन ने अभी एक नया प्लान निकाला है, अपनी जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स की उसको 4 गुना करने की। बस सिंपल सी बात है। और एशियन जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। बस ये चीज़ आपको पूरी मैंने कहानी में यहाँ पर समझाया है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म याद रहे, एग्जाम में भी याद रहे। ठीक, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर देखिए ये 20% करना चाहते हैं करंट मार्केट के शेयर को 2030 तक। और इसमें देखिए यूरोपियन यूनियन में कई सारी कंट्रियां हैं, उनकी संसद एक है, समझना मेरी बात। कई सारी यूरोपियन जो अंतर कंट्री या इंटर कंट्री जो मुद्दे होते हैं उसको यूरोपियन यूनियन वो करता है। ठीक है ना, जैसे कि आपके मान लीजिए जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत है अलग अलग, उनकी अपनी जो है रिजर्व बैंक अलग है, सेंट्रल बैंक अलग है, वो सब तो है। ठीक, लेकिन उनकी संसद एक है। संसद एक है मतलब वो लोग पॉलिटिकली एक हैं, लेकिन फाइनेंशियली अलग अलग हैं। अभी तो यूरोपियन पार्लियामेंट में कई सारे मेंबर्स हैं, तो जो इंडस्ट्री हैवी वेट है जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तो कहेंगे भैया हाँ सेमीकंडक्टर क्यों हम लोग ये इंडस्ट्री लगा लें। लेकिन कई सारे ऐसे वहाँ पे भी कमज़ोर देश हैं, तो वो तो यार एशिया से ही उनको लेने में ज़्यादा फायदा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा, एक वैल्यू एडिशन आपको और बता दूं, यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकली तो इंटीग्रेटेड है बट नॉट फाइनेंशियली। दैट इज वाई जो है पहले इनके यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर ऑन आर्ट एंड कल्चर। देखिए प्रवीण कुमार सोबती, इनकी फोटो दिखाना चाहूंगा आपको, और ये फोटो देख के शायद आपको कुछ याद आ जाए अगर आप लोगों ने देखा है। ये भीम का रोल इन्होंने किया था, B.R. चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई थी टीवी सीरीज, उसमें भीम का जो रोल किया था वो प्रवीण कुमार सोबती जी ने किया था। बड़े टैलेंटेड आदमी थे भाई साहब। 20 साल में BSF को ज्वाइन किया इन्होंने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन किया, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2 बार ओलंपिक्स में भी, और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी लाई। ये चक्का फेंकने में, डिस्कस थ्रो में उस्ताद आदमी थे। साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। 2013 में हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जीते नहीं, खैर वो अलग चीज है। और ये अभिनेता भी थे, एज वी ऑल हैव सीन इन महाभारत। भीम का रोल इन्होंने किया था, और काफी अच्छी हेल्थ और पर्सनालिटी भी थी इनकी। इनका निधन हो गया है। ठीक, तो ये चीज यहां पर इनसे संबंधित थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित अपना अगला जो टॉपिक है, देखिए कई सारे जो राज्य हैं वो आपका एंटी कन्वर्जन बिल ला रहे हैं, यानी कि गैर कानूनी धर्मांतरण की जो है कई सारे बिल ला रहे हैं। तो हरियाणा भी जो है उसने भी अपना एक बिल लेके आया है, और इसको अभी रखेगा अपने जो है विधानसभा में। ठीक,
उसमें भी देखिए वही चीज़ें हैं, कोई भी धर्मांतरण कराता है जोर ज़बरदस्ती बहका कर, या तुमसे शादी तभी करूँगा जब तुम इस पर्टिकुलर रिलीजन में आ जाओगी या आ जाओगे, ये सारी चीज़ें जो है मिस रिप्रेजेंटेशन करके, बहला के, फुसला के, जोर ज़बरदस्ती इस तरीके से अगर करी जाएगी या धर्मांतरण कराया जाएगा तो ये एक अपराध होगा। और कोई इस तरीके से शादी अगर होती तो वो शादी भी अमान्य होगी, ठीक। और ऐसे केस में जो भी एक्यूज है उसको ही खुद साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। समझ में आ गया बात? तो मान लीजिए किसी ने कहा तो उसने वो मतलब उसके जो किसी ने कहा कि भाई अब मेरा धर्मांतरण करा दिया गया, ठीक, इस फला बंदे ने किया है, एबीसी ने, तो एबीसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज्ड, ठीक है ना, ये चीज है। और वही है, मैरिज अमान्य हो जाएगी। अच्छा, इसमें ज्यादा मतलब कठोर पनिशमेंट दिया जाएगा अगर धर्मांतरण किसी आपका माइनर का किया गया है, ठीक, नाबालिग का, महिला का, या फिर किसी मेंबर का जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से समुदाय से है, तो और ज्यादा कठोर पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक। यही चीज यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि मैरिजेस नल एंड वॉइड हो जाएंगी, कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन, ये एंटी कन्वर्जन रिलीजन वाले जो ये हैं इससे संबंधित यूपीपीएससी का मेंस आने वाला है। मे बी देयर यू कैन इजीली फाइंड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ओके। और जिनका अभी इंटरव्यू होना है अभी यूपीएससी वालों का, उनको जो है इंटरव्यू के लिए भी ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। दे विल गेट इट, ठीक। अवर नेक्स्ट टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। सिंपल सी चीज है, नाम कठिन लग रहा होगा। एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा, आधार कार्ड को, जैसा हमारा आधार कार्ड है ना हमारे यहाँ, ठीक, वैसा ही भारत मदद कर रहा है श्रीलंका को कि उनको भी आधार कार्ड के जैसा ही एक डिजिटल पहचान सबकी अलग अलग श्रीलंकन्स को मिले, उसी को बोल रहा है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। सिंपल, नथिंग मच मोर टू बी डन। अभी अगर वहां से पूछ ले कि यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू whom? It is related to digitalization, providing a digital identity to every Sri Lankan person। ऐसे करके वहां पे क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो है इंडियन गवर्नमेंट मदद कर रही है श्रीलंका को आधार कार्ड जैसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। पर्सनल आइडेंटिटी के साथ साथ डिजिटल आइडेंटिटी भी उनकी हो जाएगी। जब हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा जी मिले थे दिसंबर 2019 में, तब ये जो है द्विपक्षीय वार्ता में बातचीत हुई थी उससे संबंधित, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे इकोनॉमिक आर्थिक जो है सहायता भारत ने दी है श्रीलंका को, जैसे कि 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो है सहायता करी है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका में क्या है, मेजरली टूरिज्म होता है, उनकी अर्थव्यवस्था मेजरली टूरिज्म पे जो है निर्भर है। लेकिन पैंडेमिक आने की वजह से जो है वहाँ पर टूरिज्म, आपको पता है हर जगह क्या हुआ, बिल्कुल ठप पड़ गया। और उसकी वजह से भाई साहब पैसा नहीं आ रहा उनके पास, और इम्पोर्ट वो करते तो वो सारे खर्चे वो कैसे, वो जो है वो फॉरेक्स में उनके पास पैसा नहीं बन रहा है, मतलब फॉरेक्स के रिजर्व्स नहीं बन रहे। तो इंडिया मदद कर रहा है उनकी डॉलर क्रंच से निपटने में। क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी भी हम लोगों ने पीछे पड़ा था। अब उनके पास खाने के लिए फूड नहीं, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फूड नहीं कर पा रहे हैं। मेजरली तो टी पे ही है, तो टी तो खा नहीं सकता आदमी ज़्यादा। मेडिसिन और भी कई सारी जो सहायताएं हैं सब इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें करना भी चाहिए हमें अपने पड़ोसियों के लिए, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक। तो आधार कार्ड भी अब श्रीलंका को भी मिलेगा, ठीक, ऐसा भी मदद करेगा इंडिया। समरी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 10 फरवरी 2022 का समृद्ध इनिशिएटिव, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है यूएस एड, ये दोनों लोग मिलके जो है ऐसी जगहों पे जैसे कि टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को कम पैसे में और गुणवत्तापूर्ण फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये समृद्ध इनिशिएटिव चालू किया गया है। आइडिया डेटाबेस क्या है? ये डिजिटल इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? पहला जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बन गया है इसमें एनरोल करने वाला, बाकी स्टेट्स बहुत सारे हैं। इसमें क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है आसान बनाया जाता है। कई सारे जो अप्रूवल्स होते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, इसी पोर्टल पर जाके बिजनेस वाले आराम से जो है अप्रूवल ले सकते हैं।
री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया, जो कल्चरल मिनिस्ट्री हमारी, उस ये 2 दिन का ये जो एक सम्मेलन है, वैश्विक सम्मेलन है, इसको ऑर्गेनाइज कर रही है ब्लूमबर्ग के साथ में मिलकर। फेयर बैंक डिजीज और एक्रोमेगाली, ये जो है आपकी हड्डियों से संबंधित है। एक्रोमेगाली में क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कम उम्र में ही जो है हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए ड्रग आती है स्टैटोमैटिन, वो जो है अब दिया जाता है। पॉलीगॉन एक जो है ब्लॉक चेन जो मेन इथेरियम में यूज़ होती है, इथेरियम एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है, उसकी सहायता करने के लिए एक दूसरी लेयर बनाई जा रही है जो कि मेन ब्लॉकचेन को हेल्प करेगी। ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी थी मैंने समझाया हुआ है, विस्तार से देख सकते हैं आप, ठीक। और इसकी खुद की भी एक क्रिप्टो करेंसी है पॉलीगॉन की, ये मैटिक नाम से है। पॉलीगॉन एक इंडियन के द्वारा, कई सारे इंडियंस के साथ द्वारा बनाया गया, और इन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाए हैं लोग। सेमीकंडक्टर्स शॉर्टेज हुआ है, यूरोपियन यूनियन जो है एक नया प्लान बना रहा है कि एशिया के ऊपर से जो डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर चिप्स की, उसको कम किया जाए। इसके लिए 2030 तक वो चाहते हैं कि अपने यहाँ जो अभी जो वो लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर चिप, वो 4 गुना हो जाए। 20% दुनिया का जो है वो 2030 तक जो है प्रोडक्शन अपने यहाँ यूरोपियन यूनियन में ही कर सके। प्रवीण कुमार सोबती, ये भीम का रोल इन्होंने अदा किया था महाभारत में, इनकी जो है अभी डेथ हो गई है। ये पॉलिटिशियन भी थे, आपके स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, और जो है सबने देखा भीम का रोल इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया था, ठीक, महाभारत में। और अगला जो टॉपिक है वो है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। ये एंटी कन्वर्जन रिलीजन धर्मांतरण ना कराने के लिए एक बिल है जो हरियाणा लेके आया है। इसमें यही सारी बात है कि भाई साहब बहला के फुसला के जोर ज़बरदस्ती कुछ इस तरीके से किसी का धर्मांतरण कराया था तो वो एक ऑफेंस है। कोई अगर ऐसे शादी करता है तो वो जो है शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी, और जो भी एक्यूज़ होगा उसको खुद ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। और जो है ये इसमें पनिशमेंट ज़्यादा होगा अगर कोई धर्मांतरण कराता है किसी नाबालिग का, माइनर का, किसी वीमन का, और किसी ऐसे मेंबर्स का जो कि शेड्यूल कास्ट या फिर ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब से आता हो, ठीक। अनुसूचित जनजाति और जनजाति अनुसूचित जातियों से अगर कोई मेंबर है उसका धर्मांतरण कर रहा है तो और ज़्यादा कठोर जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी नेट फ्रेमवर्क, इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है आधार कार्ड जैसा ही कुछ एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में। आसान भाषा में ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कराकर। ये आपका अपना चैनल है, इस पर कई सारी चीज़ें हम लोग आप लोग को दे रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक। यहाँ पे ना मटेरियल्स का ना एजुकेटर्स की बौछार है, यहाँ पे जो है बाहर है सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको जो है आपकी तैयारी कराने का। यहाँ पे संकल्प से सिलेक्शन तक का जो हमारा जो है एक मिशन है जो हम लोग चला रहे हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं 9650347272 पर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।